कुमारी यादव, समय 8 मिनट। यसपछि मान्य श्री टेकबहादुर बस्नेत। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज नीति कार्यक्रम पर हम लोग कुछ बहस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोविड-19 कोरोना से मृत्यु हुए संपूर्ण विश्व में और नेपाल के हमारे नेपाली साथी विश्व में रहने वाले और नेपाल में रहने वाले 2 व्यक्तियों का जो मृत्यु हुआ है उसे मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहती हूँ। ये नीति कार्यक्रम 23 पन्नों का दस्तावेज, मैं धन्यवाद देती हूँ राष्ट्रपति महोदया को, उन्होंने 3 घंटे अपने बिना पानी खाए इसे पढ़कर सुनाई, उसे बहुत बहुत धन्यवाद है। और महिलाओं में ताकत उन्होंने ये साबित किया है। लेकिन आज का विश्व का चलन चलती 40 से 45 मिनट का भाषण सुनने के बाद लोग भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये हमें विचार करना चाहिए कि कोरोना के टाइम में 3 घंटा हमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। और इस नीति कार्यक्रम में 23 पन्नों में मैंने कल की भाषण सुनी सत्ता पक्षों का, मुझे बड़ी आश्चर्य लगा कि हकीकत में वकालत पढ़ के और अच्छा कला जान लेने के बाद अपने क्लाइंट्स की बातों को अच्छा ढंग से साबित करके प्रमाणित करके दिखाना कला तो वकील में होता ही है। मैंने कल इस बातों से इसे प्रमाणित करने का मैंने सुनने का प्रयास किया। लेकिन सभामुख महोदय, आश्चर्य की बात है, कोरोना से मरी हुई महिलाएं उसकी लाश उठाने तक की सरकार के पास हिम्मत नहीं थी। वहाँ पर सामाजिक संजाल ने उस लाशों को उठाकर पशुपति घाट में पहुंचाया है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारा सारा तैयारी है। अभी मधेश की अवस्था यह है कि क्वारंटाइन की अवस्था नहीं है, स्कूल में इसकी व्यवस्था की जा रही है। लोग त्रसित हैं, डरे हुए हैं, जिसे बीमारी नहीं था उसे भी फीवर आ रहा है। सरकार की क्या तैयारियां हैं? ये हमारा देश तो बड़ा नमूना बन रहा है। मरने के बाद कोरोना का साबित होना, ये तो पहला देश नेपाल है। पहले मर जाना, इसके बाद वो कोरोना में पॉजिटिव साबित होना, ये विश्व के इतिहास में नंबर 1 हमारा देश नेपाल है। ये प्रमाणित हो गया। सभामुख महोदय, आज स्वास्थ्य की बात हम किए हैं इस दस्तावेज में, वो पुरानी ढर्रे 200 सीट की बेड, 100 सीट, गांव में 15 सीट, वो सीट। सबसे पहले अभी की अवस्था आईसीयू और वेंटिलेटर की अवस्था है, जो हर एक प्रदेश में 100-200 होना चाहिए। वहाँ एक टेकू में सिर्फ है और इलाजें नहीं हो रही हैं। कल बांके में जो युवा मरा है उसे क्वारंटाइन में कोई इलाज, एक सीटामोल तक नहीं दिया गया है। मरने के बाद पता चला जो वो कोरोना से मर गया। ये ऐसा त्रसित अवस्था में हम इस दस्तावेज को कह रहे हैं बहुत अच्छी दस्तावेज है। 63 पेज का मैंने कल तकिया के नीचे लेके सोई कि कहीं इसी में तो समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली है, तो इसे लेके ही सो जाती हूँ। पर सपना में सिर्फ दरिद्र नेपाल और दुखी नेपाली का ही सपना में रात भर देखी। ये दस्तावेज का ऐसा ये ढर्रा बनाया हुआ पुरानी। मैं कहना चाहती हूँ, ये देश का बजट रेमिटेंस पर चल रहा है। आज 40 लाख लोग विदेश में हैं भारत छोड़ के, और ILO का रिपोर्ट है कि हर एक 5 में 3 लोगों को बेरोजगारी होने की संभावनाएं हैं। वे सारे लोग हमारे नेपाल में आएंगे। उनकी रोजगारी और व्यवस्थापन किस ढर्रे से हम कर रहे हैं? हमारी व्यवस्थापन क्या है? हमने यहाँ अपनी माटो बनाओ, अपनी चीनो बनाओ और उसको डिग्री वालों को वो शिक्षक में लगाओ। क्या आपके पास तथ्यांक है? हमारे सरकार के पास तथ्यांक है? कितने लोग हमारे मास्टर डिग्री करके इस देश में बैठे हैं? वो तथ्यांक नहीं है सभामुख महोदय। ये खोखली नारा देने से समृद्ध नेपाल नहीं बन सकता। इसीलिए स्वास्थ्य के नाम पर अभी कोरोना को मद्देनजर रख के आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, जो कि इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। कृषि की बात करते हैं सभामुख महोदय। कृषि में आप कुल IDP 65% कृषि का योगदान है, लेकिन कृषक मृत्यु सैया में छटपटाए देखी जाती है। कभी उक्खू के खेती में, कभी धान की खेती में। इस नीति कार्यक्रम में वेदर वेस बीमा की बात क्यों नहीं की गई, जिसे वो कभी वर्षा में, कभी बाढ़ में, कभी भूकंप में वो खेती नहीं हो पाती है, उसकी बात इस नीति कार्यक्रम में क्यों नहीं की गई? उनकी बाजार व्यवस्था की बात क्यों नहीं की गई? उसकी आधुनिकीकरण की, मशीनरी की बात क्यों नहीं की गई? जिस मशीन से धान रोपा जाए, काटा जाए, उसे ऋण में उपलब्ध करके उसे किसान को उपलब्ध बनाया जाए, करके इसमें क्यों नहीं की गई? किसान
अब आने वाला वैकल्पिक विकल्प हमारा किसान ही है। कृषि पर निर्भर होंगे जो विदेश के लोग आएंगे। यदि कृषि को उत्तम खेती की तरफ नहीं बढ़ाया गया तो हमारी अवस्था समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाल ही नहीं, मुझे वो दिन देखना पड़ेगा दरिद्र नेपाल और दुखी नेपाली का नारा कहीं लेके कटोरा में न घूमना पड़े। इसीलिए इस पर हमें लग रहा है कि ध्यान देना जरूरी है सभामुख महोदय। उसी तरह शिक्षा, आज शिक्षा के मामला में उन्नत शिक्षा की बात कर रहे हैं। जिस देश में एजुकेशन न हो वो देश समृद्ध हो ही नहीं सकता। शिक्षा के मामला में आप पूरे बजट की 10% लगाते हैं शिक्षा में, उस 10% में 80% आपका ट्रेनिंग भत्ता स्कूल बिल्डिंग में, सिर्फ 20% बच्चों पर लगाई जाती है। उस देश का शिक्षा का उन्नति कैसे होगा, वो वृद्धि कैसे होगी? और खास करके आज कोरोना के टाइम में बच्चों की पढ़ाई जो तहस नहस हो रही है, ऑनलाइन की बात की है नीति कार्यक्रम में, गांव में ऑनलाइन में बच्चे पढ़ पाएंगे? उस गांव और झोपड़ी की बात की गई है कि जिस झोपड़ी पर आप बात किए हैं जो घर बनाएंगे, वहां पर ऑनलाइन नहीं बनने के बाद बच्चों की पढ़ाई कितने वर्ष पीछे जाएगी। इसकी बात नीति कार्यक्रम में की है? ये नीति कार्यक्रम इसका बात नहीं किया गया सभामुख महोदय। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये नीति कार्यक्रम पहले जैसा 15.5 खरब की बजट आई थी, उसमें 10 खरब रेमिटेंस आया था अपने देश में, आया था, अब आएगा नहीं, अभी आ रहा है। 10 खरब सिर्फ रेमिटेंस था। तो इस देश की आर्थिक स्थिति जो डगमगा रही है उसके बारे में हमारा सोचना क्या है? विश्व की आर्थिक स्थिति डगमगाने की अवस्था में हमारा कौन देश मुझे योगदान देगा? विश्व बैंक भी मांगे अनुसार का ऋण अब नहीं दे सकता, तो हम देश को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं? यहाँ नीति कार्यक्रम 15-20 पन्ना का काफी था। आपने क्या किया है, सरकार ने क्या की है, वो सोते लिखते वक्त भूल गया जो ये देश संहिता में जा चुका है, ये देश स्थानीयता में जा चुका है। उन्होंने देखा यही मेरे हाथ में कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जो करूंगा वही होगा। ये देश संहिता में जा चुकी है। इसका 3 हिस्से में होनी चाहिए थी सभामुख महोदय। 1 मिनट मात्र सभामुख महोदय। और प्रदेश की बजट प्रदेश के अनुसार होना चाहिए था, स्थानीयता का स्थानीयता में होना चाहिए था। ये सारे चीज को अपने अंदर ले लिया गया है। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। ये संहिता को दरार में पाड़ने की बातें की गई हैं। इसीलिए मैं सभामुख मार्फत आग्रह करना चाहती हूँ कि ये अभी 4 बुंदों पर ध्यान दिया जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और भ्रष्टाचार। जब तक देश में भ्रष्टाचार बंद नहीं होगी वो देश उन्नति नहीं हो सकता। सून कांड, ललिता कांड, सारा कांड, ओमनी कांड, ये छोटी छोटी मछलियां को पकड़ के सुकठी बनाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मछली को पकड़ा जाए ये देश समृद्ध बन जाएगा। और बड़ी मछलियां ये काठमांडू के भीतर घूमती है, उसे पकड़ा जाए। बस इतना ही कह के धन्यवाद।